हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और ये बहुत ही स्पेशल टॉपिक है क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिनके ऊपर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिक लेवल के नॉलेज के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। आपको पता होगा कि हम जनरली इकोनॉमिक लेवल पर दो तरीके से बांटते हैं लोगों को। एक तो हम लोग रूरल और एक अर्बन, हम इस तरह से कहते हैं। अर्बन वो लोग हैं जो शहरों में रहते हैं या शहरी जगह पे निवास करते हैं, शहरों में काम करते हैं, अच्छी जॉब है, अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी फैसिलिटी है। और रूरल वो है जो लोग गांव या ग्रामीण जगहों पर रहते हैं, जिनके जो मूलतः खेती करते हैं, यानी उनका मेन जो बिज़नेस या जो भी काम होता है वो खेती होता है, राइट। या खेती से रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं। पशुपालन हो गया, दूध वगैरह हो गया, डेयरी वगैरह हो गया, ये सब ग्रामीण या रूरल क्षेत्र से संबंधित होता है, ठीक है। तो शहरों के बारे में भी हम कभी ना कभी पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में कि उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं। लेकिन रूरल क्षेत्र के, रूरल एरियाज़ के भी अपने बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स लेकर उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि वो प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, ठीक है। खासकर हम सोल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो पॉइंट है रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। अगर हम सरकार, गवर्नमेंट या जो भी पढ़े लिखे लोग जो ऊपर बैठकर, ऊपर मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो वो चार तरीके से रूरल डेवलपमेंट को देखते हैं। वो चार तरीका क्या है कि किस तरह से रूरल डेवलपमेंट हो सकता है। एक बार और समझा देता हूँ कि रूरल में दो तरीके के लोग होते हैं जो काम करते हैं, ठीक है। उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये कि जो खेती करते हैं, और खेती में भी किसी के पास ज़्यादा खेत है यानी बड़ी खेती है, किसी के पास छोटी है, किसी के पास कम है, और कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके पास खेती ही नहीं है, वो दूसरों के खेतों में जाके काम करते हैं, राइट। तो एक खेती हो गया जो लोग करते हैं रूरल एरिया में, और एक दूसरे जो होते हैं, जैसे मैंने कहा, पशुपालन हो गया, ठीक है, प्लांटेशन वगैरह काम करते हैं, लकड़ी और जंगलों में रह के काम करते हैं, राइट। फिशरीज, मछली पालन भी हम उसे कहते हैं। हॉर्टिकल्चर एक अलग तरह की खेती होती है जिसमें हम बगीचे जैसा जगह का निर्माण करते हैं और उसके अंदर खेती करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व हैं। एक तो प्योर खेती और एक खेती से हटकर और सारी चीज़ों में, जैसे कि पशुपालन या डेयरी, दूध का बिजनेस हो गया, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग या सरकार जो है चार तरीके से रूरल डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करती है। वो चार तरीका ये है, चार तरीका नहीं, वो चार एरियाज़ हैं जिन पे काम करने की कोशिश सरकार करती है, ध्यान देने की कोशिश करती है या बातें करती है, ठीक है। पहला तो एग्रीकल्चर है, क्योंकि हम रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, रूरल ना कि अर्बन, तो हम रूरल कॉन्सेप्ट और रूरल प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे। आप भी ये वीडियो देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, तो आप गाँव और कोई ऐसा पिछड़ा शहर, पिछड़ा एरिया जहाँ पे ना अच्छी जॉब है, ना इंडस्ट्रीज़ हैं, ना कुछ है, अब उनके बारे में ज़्यादा सोचें इस लेक्चर को देखते वक्त। तो हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे थोड़ा, ठीक है। उसमें कुछ सब पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। विलेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे जो इससे रिलेटेड है। विलेज इंडस्ट्री इसे लिखा हुआ है क्योंकि हम रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उससे रिलेटेड अलाइंड इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सर्विसेज के ऊपर। सर्विसेज भी हम किससे रिलेटेड बात करेंगे, वो रूरल डेवलपमेंट या रूरल एरिया से संबंधित सर्विसेज के बारे में खासकर बात करेंगे। और अंत में आता है एजुकेशन। ये पॉइंट बाद में जोड़ा गया है, इसके पहले ये 3 पॉइंट्स ही हुआ करते थे। अब एजुकेशन को भी हर स्तर पर काउंट किया जा रहा है, ठीक है। सरकार भी दबाव डाल रही है कि एजुकेशन को भी हर जगह कंसिडर किया जाए, ठीक है। तो हम एक एक करके चीज़ों के बारे में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, जानकारी के लिए है कि बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, इंडिया में क्या हो रहा है, कैसे उससे हम बाहर निकल सकते हैं जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, राइट। तो पहला, हमें एग्रीकल्चर में कुछ चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है अगर रूरल डेवलपमेंट करना है। तो इंडिया में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, अगर उनका डेवलपमेंट करना है तो हमें एग्रीकल्चर पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको आंकड़े के हिसाब से बता दूँ, एग्जैक्ट डेटा तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट 55%, या हम मोटा मोटी पकड़ सकते हैं कि 50% से ज़्यादा लोग
50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी भी एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। मैं जनसंख्या की बात कर रहा हूँ। अगर आज एक 2021 की ही 2021 की हम पॉपुलेशन को पकड़े तो एक 120 करोड़ के आसपास, यानी उसमें से 60-70 करोड़ 70-80 करोड़ के आसपास लोग अभी भी एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। हालांकि इसका आउटपुट बहुत कम है। आउटपुट का मतलब है एग्रीकल्चर से हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, यानी कि जीडीपी में हमारा ज़्यादा जो शेयर है वो ज़्यादा नहीं है। जबकि हम इंडस्ट्रीज़ और सर्विसेज यानी जो बिज़नेस होते हैं उनसे हम देश ज़्यादा पैसा कमाता है या ज़्यादा टैक्सेस कमा पाता है, जीडीपी क्रिएट कर पाता है और सर्विसेज से। लेकिन ज़्यादा लोग जो काम कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर में कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पे हमें ध्यान देने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि उस पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, बच्चे हैं, हर तरह के लोग एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि काम करते हैं और इसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो हम देखते हैं कि किन किन चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है। पहले तो लिखा है मैकेनिज़्म। यहाँ पे हम मैकेनिज़्म को खेती के पैटर्न से जोड़ सकते हैं क्योंकि देश में अलग अलग जगहों पर जो मिट्टी है, जो खेत है, जो एरिया है, ठीक है, जो प्लॉट है, वो अलग अलग क्वालिटी का है। जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे तो थोड़ा हिमालय क्षेत्र पड़ते हैं। उत्तर की तरफ मैदान भी है, मैदान के बाद हिमालय क्षेत्र आता है। अगर आप मैप में ऊपर की तरफ जाओगे तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ठीक है, और हरियाणा आपको, और कुछ हद तक उत्तराखंड आपको प्लेन एरिया में मिलेगा, यानी सब मैदानी मैदान है। लेकिन जैसे ही आप उत्तराखंड के ऊपर जाते हो तो फिर पर्वत धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। तो पर्वत पे अलग तरह की खेती होती है, मैदानों पे अलग तरह की खेती होती है। ठीक है, आप और थोड़ा नीचे आओगे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन सब का कुछ हिस्सा लोगे तो यहाँ की मिट्टी थोड़ी काली है। काली मीन्स थोड़ी सी कलर उसकी अलग है, मतलब हम काला ही कह सकते हैं। वो कहा जाता है कि वो अग्नेय चट्टानों से बनी है। अग्नेय यानी कि कभी ना कभी यहाँ पे लावा निकलता था, उस लावा के ही सोर्स से ये मिट्टी बनी है, इसलिए काली मिट्टी कही जाती है। तो हर जगह का मिट्टी का पैटर्न, मिट्टी की उर्वरकता, जो भी उसका क्रॉपिंग फैसिलिटी है वो अलग अलग है। तो उस हिसाब से हमें मैकेनिज़्म करना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बेहतर तरीके से उगाई जा सकती है। कहीं पे चावल बहुत अच्छा होता है, कहीं पे गेहूँ बहुत अच्छा होता है, राइट, कहीं पे दाल और मकई, बहुत सारे फसलें हैं हमारे पास और अलग अलग सीज़नों में अलग अलग जगहों पर इन्हें हम अलग अलग तरीके से उगाते हैं और जानते हैं, और इवन हम जानते भी हैं। तो पर हमें उस हिसाब से काम करना चाहिए। आज बहुत सारे किसान हैं जिनके पास बहुत छोटी छोटी ज़मीनें हैं, बहुत छोटी मतलब बहुत, वो इवन खेती करके कुछ बेच भी नहीं सकते, खेती करके बस अपना ही जीवन चला सकते हैं। और कुछ तो ऐसी भी है जो अपना जीवन भी नहीं चला सकते, और वही लोग शहरों की तरफ भागते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे शहरों में पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाता है और गाँव में कोई डेवलपमेंट नहीं होता। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को बताएं, समझाएं और ट्राई करें कि उनके खेत का पैटर्न कैसा है, उनके खेत में किस तरह की खेती हो सकती है। आज हम देखते हैं कि लोग ज़्यादा फ़ायदे के चक्कर में जो खेती उस खेत में नहीं हो सकती, जो भी फसल नहीं हो सकती, वो उसके अंदर उगाना या बोना चालू कर देते हैं, जिससे उस मिट्टी की उर्वरकता यानी कि मिट्टी की जो फर्टिलाइजेशन है वो कम हो जाती है, यानी मिट्टी की क्वालिटी गिरती है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम मैकेनिज़्म समझें कि कौन सा एरिया कहाँ पड़ता है, कहाँ ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ कम बारिश होती है। जैसे हम कहते हैं कि असम में चाय होती है क्योंकि वहाँ चाय बहुत अच्छी हो सकती है, इसलिए वहाँ पे चाय बनाई जाती है, राइट। महाराष्ट्र में, इवन एमपी में केले, अंगूर, ये सब ज़्यादा ये किए जाते हैं। पंजाब, यूपी, ये सब जगहों पे गेहूँ, चावल बहुत ही अधिक मात्रा में खेती की जाती है, गेहूँ चावल की, राइट। तो इस तरह से हम ये मैकेनिज़्म समझ सकते हैं। दूसरा, हाई यील्डिंग सीड्स। सीड्स यानी कि बीज। हाई यील्डिंग का मतलब है कि हम ऐसे बीज का यूज़ करें या ऐसे बीज बोएं जिन बीजों की फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छी हो, यानी वीक, कमज़ोर बीज हम ना डालें खेत में। जो बीज हो, हमारे बीज की क्वालिटी बहुत अच्छी हो। बीज की क्वालिटी अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी बनेगी। ठीक है। थर्ड है क्रेडिट एंड ट्रांसपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट एंड ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि किसान, आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में किसान, जनरली किसान ही बहुत गरीब है। वही सबको अन्न दे रहा है, सबको सब कुछ दे रहा है, पूरी इंडस्ट्रीज उससे चल रही है, हम लोग जिंदा हैं उसी वजह से। लेकिन किसानों को
इकोनॉमिकली कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, खेती में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। सरकार भी ट्राई करती है लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता। तो यहाँ पे क्रेडिट और ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि बीज के लिए प्रॉपर सब्सिडी मिलनी चाहिए या लोन मिलना चाहिए, प्रॉपर लोन मिलना चाहिए बिना किसी गारंटी के। उसके लिए कुछ नियम बनाने जाने चाहिए, ठीक है। ये क्रेडिट की बात हो गई, ठीक है, यानी खेती करने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट कहने का मतलब। और ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि सारी चीज़ें नज़दीक ही अवेलेबल होनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर, हालांकि डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत ज़्यादा सारी जगहों पर कनेक्टिविटी इशू है, यानी रोड नहीं है, ऐसे ही कच्चे रोड बने हुए, रोड मीन्स कच्चे सड़कें हैं, मिट्टी गई हैं, तो ट्रांसपोर्ट इशू होता है। लोग खेती करते भी हैं तो उनके जो सामान है वो मार्केट तक पहुंचाने में दिक्कत आती है, टाइम पे ना पहुंचाने में मतलब दिक्कत आती है, टाइम पे नहीं पहुंचा पाते हो, ठीक है। तो क्रेडिट और ट्रांसपोर्ट को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, फाइनेंशियली लोगों को थोड़ा हेल्प करनी पड़ेगी जो खेती कर रहे हैं, जो किसान हैं या जो खेती वाले बिजनेस करते हैं, चाहे वो पशुपालन कर रहा है, कोई मछली पालन कर रहा है, ठीक है, प्लांटेशन कोई कर रहा है, फॉरेस्ट्री कहा जाता है अगर वो कोई कर रहा है, तो कोई भी कुछ कर रहा है तो उसको क्रेडिट सपोर्ट दिया जाए। और क्रेडिट सपोर्ट के बाद उसको ट्रांसपोर्ट सपोर्ट भी होना चाहिए, यानी कनेक्टिविटी हमें बढ़ाना है, ठीक ना। अगला है मार्केटिंग। ये भी एक इशू है। मार्केटिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि अपने चीज़ों को लोगों तक या अधिक लोगों तक, अधिक क्षेत्रों तक पहुंचाना। जो भी मैंने चीज़ बनाई है, अगर मैं जैसे मैं इंडस्ट्री वाला हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं मार्कर बनाता हूँ, तो मैं मार्कर के एडवर्टाइजमेंट करता हूँ। आप टीवी पे, इंटरनेट पे हर जगह एड्स दिखते हैं, तो उससे क्या होता है, मार्केटिंग होती है, लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचती है कि हाँ ऐसा भी कोई प्रोडक्ट है। सेम वैसे ही कोई फैसिलिटी हमें किसानों के लिए या रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल एरिया में रह रहे लोगों के लिए भी करनी होगी कि जो भी वो काम करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे हाथ से भी, जैसे मटके बनाने का काम, ये भी रूरल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। मटके बनाना, मनी वगैरह का काम करना, बहुत छोटे छोटे काम होते हैं। ऊन वगैरह का काम जो हाथों से किया जाता है, फिर वो बहुत सारे थाली परात मिट्टी के बनाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, तो उनको प्रमोट करना, उनको एडवर्टाइज करने में हेल्प करना। अब वो कैसे करना है, वो सरकार उसका मैकेनिज्म बनाती है। तो एक चौथा हो गया मार्केटिंग। तो इन 4 पॉइंट्स पे ध्यान देकर हम एग्रीकल्चर को थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला था मैकेनिज्म, क्रॉपिंग पैटर्न, ज़मीन कहाँ कैसी है उस हिसाब से वहाँ खेती करना, अच्छे सीड्स यानी अच्छे बीज इस्तेमाल करना, अच्छी क्वालिटी के, किसानों को या जो भी रूरल एरिया में रहे हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना, और उनके फसल या जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं उसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना। और लास्ट, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए उनके प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, ठीक है। सेकंड हम आ जाते हैं विलेज इंडस्ट्रीज़। यहाँ इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है, पर किससे रिलेटेड, खासकर मेनली विलेज इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। अब इंडस्ट्री तो कार की भी होती है, लैपटॉप की भी है, तो उनकी बात नहीं हो रही है। जो विलेज से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है उनकी बात हो रही है। तो पहला पॉइंट लिखा है मॉडर्नाइजेशन। यस, आप देखोगे तो फॉरेन में बहुत अलग अलग तरीके की मशीनें, मतलब इंडस्ट्रीज जो है वहाँ की एकदम ऑटो टाइप हैं। हालांकि इससे बहुत सारे मज़दूरों को नौकरी नहीं मिलेगी, मतलब हाई बोलते हैं ना, मशीनीकरण कर दिया जाएगा तो वहाँ पे मशीनें काम करेंगी, इंसान नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है कि हमारे पास जो है मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। आज हम समय से थोड़ा पीछे, बहुत जगहों पे ऐसा हो रहा है कि हम समय से पीछे वाला टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो खेती का टेक्निक हो गया या इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग का टेक्निक हो गया, ठीक है। हम बहुत ही पुराने यूज़ कर रहे हैं, अब अपग्रेड नहीं कर रहे उससे, क्योंकि जितनी तेज़ी से दुनिया आगे बढ़ रही है, हर 5 साल में 10 साल में हमें कुछ ना कुछ अपग्रेड करना पड़ता है अपने सिस्टम में, लेकिन हम करते नहीं। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है, तो इंडस्ट्रीज़ का मतलब वो है कि एग्रीकल्चर से आने वाली फसलों का जो यहाँ प्रोसेसिंग होता है। बहुत ही छोटा एग्जांपल, जैसे कि टोमेटो केचप, यानी कि टमाटर का जो चटनी, हिंदी में अगर है टमाटर की चटनी जो बनती है, सॉस जो बनता है, तो वो जो टोमेटो है वो आता कहाँ से, वो एग्रीकल्चर से आता है। और कहाँ जाता है, वो इंडस्ट्रीज़ में जाता है। बहुत बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं, उसमें प्रोसेसिंग होती है, और उस तरह से वो टोमेटो सॉस बन के वो प्रोडक्ट आउटपुट में आता है और मार्केट में जाता है। तो कह रहे हैं उसकी मॉडर्नाइजेशन करनी चाहिए, यानी और फास्ट होना चाहिए। पता चला यहाँ पे खेती अच्छी नहीं लगी, रॉ मटेरियल बहुत है लेकिन प्रोडक्शन तेज़ नहीं हो रहा है, तो दिक्कत है। यानी प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होना चाहिए, प्रोडक्शन का पैटर्न भी बढ़ना चाहिए, चेंज होना चाहिए, कुछ नया आना चाहिए, राइट, इनोवेशन होना चाहिए। टेक्निकल ट्रेनिंग,
अब जब मॉडर्नाइजेशन की बातें हो रही हैं, तो जब नया मशीन आएगा, नया टेक्नोलॉजी आएगी, तो उसकी ट्रेनिंग देना भी उतना ही ज़रूरी होता है। हमारे जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी लोग काम कर रहे होंगे, उन्हें नई मशीनों की ट्रेनिंग देना, या पुरानी मशीनों की भी प्रॉपर होता है ना कि रिफ्रेशमेंट हमेशा होनी चाहिए नॉलेज की। और ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी होता है हर सेक्टर में। भले ही एक बार आपने ट्रेनिंग दे दिया, हर 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में एक बार ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि नॉलेज जो है और अपग्रेड हो और नया नॉलेज उस एम्प्लॉय के अंदर, उस वर्कर के अंदर जाए। ठीक है, तो टेक्निकल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर की टेक्निकल में सब आ गया, कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं उसकी ट्रेनिंग, उसके इक्विपमेंट्स की ट्रेनिंग, राइट। और अंत में है मार्केटिंग। इस इंडस्ट्री की मार्केटिंग, जैसे कि टोमेटो सॉस के बारे में बताया, तो उस टोमेटो सॉस की मार्केटिंग हालांकि ऑलरेडी होती है, तो उसे और बेहतर तरीके से करना, ताकि मैंने एक एग्जांपल पकड़ा है टोमेटो सॉस, ऐसे बहुत सारे आते हैं, चिप्स आते हैं जो पोटैटो के होते हैं, राइट। बहुत सारे आइटम्स हैं खाने पीने के, राइट। तो उन्हीं के इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। मैंने बस टोमेटो पकड़ा है, तो टोमेटो को लेकर आप समझ लो कि उसकी मार्केटिंग करना है। जब मार्केटिंग होगी तभी मार्केट में, बाजार में लोग, शहरों में, पूरे देश में, इवन आउट ऑफ कंट्री भी लोग खरीदेंगे। वो खरीदेंगे यानी वो ज़्यादा, अगर देखो मार्केटिंग होगी तो ज़्यादा डिमांड आएगा। इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है, इकोनॉमिक्स से हम पढ़ रहे हैं, ज़्यादा डिमांड आएगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, रॉ मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा, तो एक दूसरे से चीज़ें कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात हो गई। आगे है सर्विसेज। यहाँ पे हमने खासकर रॉ मटेरियल के बारे में बात की थी, यानी खेती के बारे में बात की थी। पहले तो रॉ मटेरियल कैसे बनेगा, फिर उसी रॉ मटेरियल के यूज़ करके हम रूरल डेवलपमेंट को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। थर्ड है सर्विसेज, ये इससे कनेक्टेड है। सर्विसेज में सबसे पहले लिखा है हेल्थ। आज हम देखते हैं, अपने कभी ध्यान दिया है कि किसानों का चेहरा कैसा, जो टीवी वगैरह में दिखाया जाता है, किसानों की हेल्थ, उनके बॉडी स्ट्रक्चर, चेहरे कैसे नज़र आते हैं, वो देख के लगता है कि वो बहुत गरीब इंसान है, देख के ही पता चलता है। यानी कहीं ना कहीं उनके हेल्थ को भी लेकर हमें बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, हमें उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। उसका मेन तो प्रॉब्लम यही है कि उन्हें कभी प्रॉफिट नहीं होता खेती में, सबसे मेन दिक्कत तो यही है। और प्रॉफिट नहीं हो रहा है मतलब वो पैसे ज़्यादा लगा रहे हैं और आमदनी कम हो रही है। आमदनी कम हो रही है तो पैसे बच ही नहीं रहे, पैसे बच नहीं रहे तो अपनी हेल्थ पे क्या ही खर्चा करेगा वो, क्या ही प्रोटीन लेगा, क्या ही खाना खाएगा, राइट। तो हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ सेक्टर को हमें इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। जैसे सरकार की तरफ से एक योजना तो चलती है, जैसे मैं बच्चों के लिए बात करता हूँ, ठीक है। अब अभी एक ही लेक्चर में हम सारी योजनाओं के बारे में बात नहीं कर सकते, तो एक आइडिया लेने के लिए हमने ये टॉपिक लिया है, तो आइडिया हम इसमें लेंगे। तो हेल्थ में एक जैसे मिड डे मील बच्चों के लिए है। स्कूलों में आपने देखा होगा, सरकारी स्कूलों में खासकर, कि एक टाइम का खाना बच्चों को दिया जाए। ये व्यवस्था 95 से, यानी 1995 से लागू हुई थी और आज तक चली आ रही है। क्यों? क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं वो इंडिया में बहुत सारी क्या बोलते हैं रिपोर्ट्स निकलते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि 5 साल के अंदर के बच्चे या तो उम्र के हिसाब से उनकी वज़न बराबर नहीं है, या तो लंबे नहीं हैं उस हिसाब से, ऐसा रिपोर्ट निकलता है। और इंडिया की हालत उसमें बहुत ख़राब है कि उम्र हो गई है लेकिन उतना लंबा नहीं है, लंबा है तो उतना वज़न नहीं है, वज़न जैसी उस तरह से उम्र नहीं है। तो बहुत सारे चेंजेस है। इसको हम लोग कुपोषण कहते हैं, माल न्यूट्रिशन इंग्लिश में कहा जाता है, कि भाई उसका जो खाने पीने का स्तर हमेशा से कम रहा है। क्यों? क्योंकि घर में उतनी आमदनी नहीं है, राइट। तो हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स उठाती है। फैमिली वेलफेयर, ये हम लोग रूरल के एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रूरल एरिया के फैमिली वेलफेयर के बारे में भी हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे लाइटिंग वगैरह, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया, तो फिर भी उसे हम ले सकते हैं सर्विसेज के अंदर। लाइट्स वगैरह हो गई, लाइट की सुविधा, खेती करने के लिए हमें पानी वगैरह देने के लिए पंप की ज़रूरत पड़ती है जो लाइट से चलती है, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, उनके इंश्योरेंस से रिलेटेड, उनके जैसे गैस सिलेंडर वगैरह से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हेल्थ तो हमने ले ही ली, ठीक ना, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अगला है बैंकिंग। बैंकिंग यानी इकोनॉमिकली उनको जोड़ना। अगर आपको एक छोटा सा डाटा बताऊं तो इंडिया में रूरल क्षेत्र में, रूरल एरिया में खासकर, बहुत सारे लोगों के तो अकाउंट ही नहीं है, मतलब बैंक अकाउंट ही नहीं है, बैंक को कभी गए ही नहीं, ऐसा भी हिसाब किताब है इंडिया के अंदर। शहरों में आपको बहुत रेयर मिलेगा कि नहीं होगा,
या तो फिर बच्चों का नहीं होता है, लेकिन 18 साल 20 साल के होने के बाद उनके भी अकाउंट होते हैं शहरों में, लेकिन गाँव में ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी आमदनी ही नहीं हो रही उतनी कि वो अकाउंट में जमा कर पाएँ, जमा रख पाएँ। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना। ये बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने का एक और फ़ायदा है कि क्रेडिट और खासकर जो क्रेडिट वाली बात हमने यहाँ पे की थी कि किसानों को फाइनेंशियली सपोर्ट मिलना चाहिए, तो ये इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है कि बैंक से जुड़े रहेंगे तो ये सब चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, और अगला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है जैसे कि आज आप और हम कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम जुड़े हैं। आज इंडिया में ऑलमोस्ट ऐसा देखा जाए तो कुछ 40% के आसपास ही लोग इंटरनेट से जुड़े हैं। 40 भी मैंने ज़्यादा कह दिया, इससे भी कम इंडिया में, यानी 60 लोगों के पास इंटरनेट है ही नहीं। कुछ मुश्किल से 25-30 करोड़ लोगों के पास मोबाइल ही है, उसके अलावा और किसी का मोबाइल भी नहीं है। तो ये आंकड़े हैं, यानी हमारे पास कम्युनिकेशन के साधन बहुत कम हैं। हाँ, आज के डेट में टीवी बहुत तेज़ी से बढ़ा है, इवन रेडियो बहुत लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो अभी पर्याप्त नहीं है। अभी हमें और तेज़ी से आगे बढ़ना है, जिसके लिए मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है। मॉडर्नाइजेशन करेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन लेवल क्या होगा, और बेहतर होगा। ठीक है, अगला है एजुकेशन। एजुकेशन जो है ये 3 चीज़ों पे यहाँ पे बात हो रही है, खासकर ये 2 टॉपिक तो बहुत ज़रूरी हैं। एजुकेशन का मतलब आप सभी को पता होगा, एक नॉलेज को हम एजुकेशन कहते हैं, किसी भी तरह का नॉलेज देना। यहाँ पे पहला लिखा है टेक्निकल। अब टेक्निकल का मतलब होता है कि जो काम आप कर रहे हो उससे रिलेटेड टेक्निकल। जैसे यहाँ पे था टेक्निकल ट्रेनिंग, कि जो वर्कर जिस फैक्ट्री में काम कर रहा है, टोमेटो केचप की मशीन लगी हुई है, तो उस टोमेटो केचप की मशीन के बारे में जानना वो टेक्निकल नॉलेज हो गया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में जानना थोड़ा टेक्निकल नॉलेज हो गया। हार्डवेयर के बारे में जानना थोड़ा टेक्निकल नॉलेज हो गया। तो कोई टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आज आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है, मतलब कोई भी काम करने के लिए रेडी हैं, लेकिन मतलब एक स्पेसिफिक नॉलेज उनको नहीं है किसी चीज़ का। जैसे आज हम लॉयर कहते हैं, तो लॉयर को हम जानते हैं कि भाई उसको लॉ की नॉलेज है। कोई इंजीनियर है तो हम जानते हैं या तो मैकेनिकल होगा, कंप्यूटर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, हार्डवेयर होगा, राइट। यानी किसी पर्टिकुलर चीज़ में वो नॉलेज वाला होगा। गणित का टीचर है तो गणित का नॉलेज है, मैथ्स का टीचर है, राइट। हिस्ट्री का तो हिस्ट्री का नॉलेज, इतिहास का नॉलेज, भूगोल। तो एक ठीक है, अपने अपने हम स्किल भी कह सकते हैं, दोनों को एक जगह जोड़ सकते हैं एक्चुअली। और जबकि स्किल का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में आप बहुत माहिर हो, ठीक ना। किसी भी एक, मतलब जैसे आपको गाने बहुत अच्छा आता है, ये आपकी स्किल है, ठीक है। आपको लिखने बहुत अच्छा आता है, आपको बोलना बहुत अच्छा आता है, ठीक है। आपको पढ़ाना बहुत अच्छा आता है, तो ये स्किल हो गया, ठीक ना। और अगला है एजुकेशन, क्योंकि हम लोग अगला है एग्रीकल्चर, क्योंकि हम लोग रूरल की बातें कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉइंट आया है कि एग्रीकल्चर यानी खेती की भी जानकारी देना जो इन सब से रिलेटेड है। खेती की ये भी जानकारी देना कि भाई आप अपनी मिट्टी की जांच करवाओ। आज सरकार वो भी करके देती है कि उस मिट्टी में कि कितनी फर्टिलिटी है, कितना फास्फोरस है, कितना कार्बन वो लेता है, ठीक है। तो हम ये जांच करा के पता कर सकते हैं कि मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, उसमें किस तरह की खेती हो सकती है, या उस क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कितना उसमें पेस्टिसाइड्स डाला जा सकता है, जो भी केमिकल हम डालते हैं उसमें, ठीक ना, उर्वरक। तो इस तरह से हम रूरल डेवलपमेंट को कुछ हद तक समझ सकते हैं। तो अगर रूरल डेवलपमेंट करना है तो हमें कुछ इन चीज़ों पे बेसिकली ध्यान देना होगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक वीडियो में, एक लेक्चर में हम उन सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे हम अगले लेक्चर्स आने वाले वीडियोस में उसे समझने की कोशिश करेंगे, और इससे रिलेटेड या ऐसे टॉपिक्स से रिलेटेड हम इश्यूज़ के बारे में खासकर पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।